अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने डिफरेंट टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके बारे में स्टडी किया था। क्योंकि आप जब भी किसी भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ना है तो उसका बेसिक सिंटैक्स आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तभी आपको ये एफिशिएंट उसका प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को भी अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो उसकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं पहले उन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें कि वो इंस्ट्रक्शन हैं क्या और किस तरह से वर्क करती हैं। तो और जब आपको ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो जाता है तो फिर आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो फिर आप लिख सकते हैं उस लैंग्वेज का। तो लास्ट मैंने आपसे मैसम का फ़ोल्डर शेयर किया था, उसमें आपके पास 8086 का एक फ़ोल्डर है जो कि जिसके अंदर मैसम और लिंकर पड़ा हुआ है। तो उसको आपने जस्ट कॉपी करना था सी ड्राइव के अंदर। ठीक, आप उसके फ़ोल्डर का नेम चेंज भी कर सकते हैं, माई प्रोग्राम भी रख सकते हैं। लेकिन चूँकि हम इंटेल 8086 प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की, इसलिए मैंने उसी के नाम पर उसको रखा है। इंटेल 86 86 पर जो था हमारा प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, तो इसलिए हम उस फ़ोल्डर का नाम 8086 मैंने रखा। तो आपने वो जस्ट कॉपी करना है सी ड्राइव के अंदर, और दूसरा आपने डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना था। डॉस बॉक्स एम्यूलेटर है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ बेसिक कमांड थी जो मैंने आपको कहा था कि ये कमांड्स ऐसी कमांड्स हैं जो कोई भी प्रोग्राम अगर आपने लिखना है तो उसके लिए यूज़ होंगी। कोई किसी जब भी किसी प्रोग्राम को जो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है 886 फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, उसको अपने असेंबलर के ज़रिए मैसन के ज़रिए रन करना है, तो उसके लिए भी आपने देखा था कि हमें जो है कुछ बेसिक कमांड जो हैं वो उनको उनको जो है वो लिखना पड़ता है, उनको यूज़ करना पड़ता है। तो वो कमांड्स मैंने आपसे शेयर की थी कि ये कमांड्स हैं। तो ऐसा है कि आज जो है वो हम देखेंगे कि बेसिक जो एलिमेंट है असेंबली लैंग्वेज के, ठीक है? इसके अंदर जो है वो इंटीजर्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, इनमें आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लेबल क्या होता है, मेनेमिक्स क्या होती हैं, निमोनिक्स जो हैं, और फिर आपके कमेंट्स आप किस तरह से लिखते हैं। यानी कि आप ये बेसिक इंस्ट्रक्शन जब सारी रीड कर अंडरस्टैंड कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो फिर आपके लिए ये असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स को लिखना या उसके लिए उसमें प्रोग्राम करना वो मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ समझनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं सर ये हमें यहाँ से पॉइंट समझ नहीं लगा। तो कोशिश मैंने की है कि आसान वर्डिंग में आसान जो है एग्जांपल्स के साथ जो है हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक जो इसके असेंबली लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको जो है डिस्क्राइब किया जा सके। तो आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने बेसिक एलिमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज के पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि जब भी आपने कोई इंटीजर्स वैल्यू जो है, इंटीजर कांस्टेंट हैं, उनको असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करना है तो उसको किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट होते क्या हैं। तो एन इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर लिटरल इज मेड अप ऑफ एन ऑप्शनल लीडिंग साइन, कि जब भी आपने कोई भी इंटीजर लिखना है तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैं ये करली ब्रैकेट यूज करूंगा, इट्स मीन कि वो चीज़ जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शनल जो है वो साइन हो सकते हैं कोई भी। जब आप इंटीजर्स कांस्टेंट कैसे आप लिखते हैं कि आपने सबसे पहले जो है लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिखना है तो उसके लिए आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, और अगर आपने कोई नेगेटिव लिखना है तो उसके लिए डिजिट से पहले हम कोई नेगेटिव नंबर लिखें, नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करेंगे। तो ये जब भी आपने इंटीजर कांस्टेंट लिखना है तो सबसे पहले जो है उसने कहा कि एन ऑप्शनल लीडिंग साइन, पहले आपने साइन बताना है, फिर वन और मोर डिजिट्स, फिर आप डिजिट्स लिखेंगे, एंड ऑप्शनल सुफिक्स करेक्टर जिसे हम रेडिक्स कहते हैं। अब रेडिक्स जो है स्टूडेंट, ये आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है आपको ये आप जो भी इंटीजर वैल्यू आप लिख रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट लिख रहे हैं, उसकी बेस बताता है, ये कौन सी बेस में आप उस नंबर को लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ रेडिक्स हैं उनकी एग्जांपल्स आपके सामने शो करता हूँ कि अगर आपने हेक्साडेसिमल में कोई नंबर लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, जो रेडिक्स यूज करेंगे वो एच यूज करेंगे। ऑक्टेल के लिए आप क्यू भी यूज कर सकते हैं और ओ भी यूज कर सकते हैं। दोनों को असेंबलर जो है वो डिजिट को समझेगा कि ये जो इंटीजर कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया ये आपका जो है वो ऑक्टेल है। ठीक है, डेसिमल के लिए आप स्मॉल डी यूज करेंगे और बाइनरी के लिए स्मॉल बी यूज करेंगे। मैं इसकी एग्जांपल आगे आपको शो करता हूँ। तो जब भी आपने इंटीजर कोई कांस्टेंट लिखना है तो सबसे पहले उसका साइन है, ये ऑप्शनल है, यानी कि आप साइन, अगर आपने नेगेटिव इंटीजर लिखना है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव अगर लिखना है तो आप
जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ पॉजिटिव लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और लाज़मी तौर पर डिजिट के बाद आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसका रेडिक्स भी बताना होता है कि जो इंटीजर जब आपने डिफ़ाइन करना है तो रेडिक्स बताना है कि वो हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, डेसिमल है या बाइनरी है। अगर आपने यहाँ का रेडिक्स कोई भी नहीं लिखा होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डेसिमल नंबर कंसीडर करेगा। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सर नंबर हमने ये बेसिस में देना है या यहाँ पे डिजिट्स जो लिखा है वहां पे? यहाँ पर आपने डिजिट्स में देना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिस में ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, यानी कि 3 पार्ट होंगे जब भी आपने किसी इंटीजर को डिफाइन करना है। फर्स्ट उसका साइन, सेकंड आपने डिजिट्स बताने, डिजिट्स में है 1 और मोर डिजिट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऑप्शनल सुफिक्स कैरेक्टर लिखना है जिसे आप रेडिक्स कहते हैं। वो आप मैंने आपको बताया कि ये जो रेडिक्स है ये हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन द बेस, कि हमने जो नंबर लिख रहे हैं उसकी बेस क्या है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको शो करता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इफ नो रेडिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी डेसिमल। तो हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज के आपके पास आपने सिंपल ये 26 लिखा, तो इसको साइन जो है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और इसको जो है वो एक डेसिमल नंबर कंसीडर किया जाएगा। आप इसको 26 भी लिख सकते हैं, 26D भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नंबर जो है वो इनकी मीनिंग जो है वो समलर इसको सेम कंसीडर करेगा, चाहे आप 26 लिख लें, 26D लिख लें। यहाँ D जो है ये रेडिक्स है जो ये शो करता है ये एक डेसिमल नंबर है। अगर आपने कोई बाइनरी नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप सिंपल ये नहीं कि आप 110011 लिख देंगे, आपको लाजमी तौर पर इस नंबर के लास्ट पे रेडिक्स लिखना पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने बताना होगा कि ये नंबर जो है ये बेसिकली बाइनरी नंबर है, स्मॉल b यूज करेंगे। तो ऑक्टल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्टल जब भी आपने ऑक्टल बेस में लिखना है तो उसके लिए आपने क्यू को यूज करना है, ठीक है। तो 42 आपका कोई डिजिट्स वैल्यू है, इंटीजर है, और आप साथ उसके बेस बता रहे हैं क्यू, मीन के ये ऑक्टल नंबर आपने डिफाइन किया है। इसको आप ओ के साथ भी शो कर सकते हैं ऑक्टल को, इन दोनों के सेम मीनिंग्स ही होंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर, चाहे आप क्यू यूज कर लें चाहे आप ओ यूज कर लें। तो ये ऑक्टल को बाइनरी नंबर में ऑक्टल को लिखने के लिए हमें क्यू या ओ को यूज करना होता है। और फिर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपने हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, यानी कि 1A जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो 9 तक तो इंटीजर्स वैल्यूज हैं, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद जो है फिर आपके पास ABCDEF 15 तक जो है वो आपके जो है वो ABC जो है वो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1A है स्टूडेंट, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, साथ में H जो लिखा है ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है। तो फिर यहाँ आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर करनी है कि ये आपका अकोमोडेटर रजिस्टर AH नहीं है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली एक हेक्साडेसिमल लिखा है, नंबर लिखा है 1A, और उसकी बेस आपने जो है वो H लिखी। और इसके अलावा यहाँ पर भी इस तरह से भी है कि ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर ये है कि स्टार्ट पे आप कोई जीरो लिख लें, कि अगर आपने लेट्स सपोज के सिंपल यहाँ पर 1 नहीं होता, सिंपल A वैल्यू होती, तो आपने सिंपल A नहीं लिखना था। जब भी कोई इस तरह से आता है कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल आप लिख रहे हैं, कोई लेटर जस्ट में उसमें लेटर्स ही हैं, यानी कि आपने हेक्साडेसिमल नंबर लिखा AB, तो वो तो जस्ट लेटर ही हैं। लेकिन आपने जब भी सिंपल लेटर्स हो रहे होंगे तो उसके स्टार्ट पे आपने जीरो इंक्लूड करना है, ताकि असेंबलर जो है इसको इंटरप्रेट एज ए हेक्साडेसिमल करे, एज ए उसको जो है वो आइडेंटिफायर ना ले, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल नंबर है, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर है, ये A3 है, इसके स्टार्ट में मैंने जीरो लिखा है, जो ये शो करने के लिए कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसकी जो रेडिक्स है वो आपका H है। तो स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड हुई कि जब भी आपने इंटीजर्स को लिखना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो हमें उसका रेडिक्स बताना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि वो एक डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये इसमें कोई किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट
आगे अगर इंटीजर के बाद हम इंटीजर एक्सप्रेशन जब आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं और उसका असेंबलर आपको किस तरह से जो है वो उसको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो इंटीजर एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीजर एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर वैल्यू एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जब भी आपने देखा होगा कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई इंटीजर्स वैल्यूज हों और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, मीन के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर आप ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। तो इंटीजर एक्सप्रेशन मस्ट बी इवैल्यूएट टू एन इंटीजर। जब आप उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका जो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी और उसको हम किसी भी 32 बिट के रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस जो उसने बताया कि 02, ये 8 बिट का जो है वो रजिस्टर है, तो 32 बिट रजिस्टर जो है उसके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो द इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज अबाउट इंटीजर एक्सप्रेशन इज दैट दे कैन ओनली बी एवेल्यूएटेड एट असेंबली टाइम। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने गेट करना है कि असेंबली टाइम इनको एवेल्यूएट किया जाता है। दीज आर नॉट रन टाइम एक्सप्रेशन। तो रन टाइम पे जो है वो इनको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा होता, इनको असेंबली टाइम पे वैल्यूएट किया जाता है। हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, किस तरह से असेंबली के अंदर जो है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इनको सॉल्व किया जाता है। तो प्रेसिडेंस रेफर्स टू द इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, किस ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो स्टूडेंट जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने इस ऑर्डर को जो है वो माइंड में रखना है, क्योंकि आपने देखा था कि हम रजिस्टर लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, हमने खुद से जो है वो बताना होता है अपने असेंबलर को, अपने सीपीयू को, प्रोसेसर को, कि इस तरह से जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो इसलिए आपने ऑर्डर को हम जो है वो देखना है कि कौन सा जो ऑपरेटर है उसकी क्या प्रेजेंस है और वो किस ऑर्डर में जो है वो उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि जो आपके पास पैरेंथेसिस होंगे, ठीक है, उनका प्रेसिडेंस लेवल 1 है, यानी कि सबसे पहले कोई अरिथमेटिक आपके पास एक्सप्रेशन लिखा गया होगा तो उसमें पैरेंथेसिस को फर्स्ट ऑफ सॉल्व किया जाएगा। सेकंड फिर आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं ये प्लस और माइनस हैं, ठीक है। जैसे आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो ऑपरेटर जो है वो आपके यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर जो है इनको सेकंड, इनका प्रेसिडेंस लेवल है, तो इनको सेकंड लेवल पे किया जाता है सॉल्व। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, फिर मॉडुलस है, और फिर जो है लास्ट पे जो है वो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो जब भी आप असेंबली लैंग्वेज में कोई अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपने इस ऑर्डर को जो है वो अपने माइंड में रखना है कि इस ऑर्डर में जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो हमने भी इसी ऑर्डर में जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड अपना लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस है, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, फिर मॉडुलस है, और फिर प्लस और माइनस है, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। मॉडुलस का सब स्टूडेंट को क्लियर है ये क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करता है? जब भी आप किसी दो नंबर्स का मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या चीज़ रिटर्न करता है आपको? एनी स्टूडेंट, आप में से कोई बताइए कि मॉडुलस हमें क्या रिटर्न करता है? बाकी ऑपरेटर्स तो आपको अंडरस्टैंड है। यूनरी ऑपरेटर का मैंने आपको बता दिया कि यूनरी प्लस और यूनरी माइनस जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है उसके लिए यूज होते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज के 5 पड़ी हुई है, आपने उसको यूनरी ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे तो उसमें एक वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 6 उसमें आ जाएगी। तो यूनरी जो है ऑपरेटर्स के बारे में तो आपको क्लियर है कि प्लस और माइनस क्या किस तरह से। ये मॉडुलस के बारे में कोई स्टूडेंट मुझे बताए क्या मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है आपको? किसी स्टूडेंट को नहीं पता ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? स्टूडेंट की आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर वो कंप्लीटली इस पर डिवाइड नहीं होता तो कुछ ऑब्वियसली लेट्स सपोज कि आपके पास 5 है, 5 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो उसको फुली डिवाइड नहीं करता। तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 1 जो है वो आपका रिमाइंडर है। तो बेसिकली जब आप 5 और 2 का मॉड लेंगे तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा, मीन कि आपको उन दोनों को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस आपका रिटर्न करता है। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। अब स्टूडेंट अगर आपके पास इस तरह से आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन इस तरह से कि 4 + 5 × 2, तो आपका असम्बलर जो है वो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा या हम रजिस्टर्स के थ्रू ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करवा रहेंगे। सबसे पहले जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इंटीजर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद जो है जो आंसर आएगा
उसको फिर हम 4 में ऐड करेंगे, यानी कि 5 टू द 10, 10 प्लस 4 15 इसका सॉल्व करने के बाद आंसर है। और अगर आपके पास ये है 12 माइनस 1 मॉड 5, तो ये पहले मॉडुलस अप्लाई होगा, ठीक है, उसके बाद जो है फिर ये सब्ट्रैक्शन जो है ये अप्लाई होगी। फिर अगर आपके पास ये लिखा हुआ -5 प्लस 2 आपने सिंपल लिखा हुआ है, तो पहले जो है 5 जो होगा इसका हम जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको 5 को -5 बनाएंगे, यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इसमें 2 ऐड होगा, फिर ये पैरेंथेसिस है, इसमें जो है वो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अगरचे कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी अगर हम पैरेंथेसिस इसका वो देखें लेवल जो है तो ये अब अबव है, लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस जो है इसमें एडिशन हो रही है तो पैरेंथेसिस वाली को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई इसको 6 से करेंगे। तो राइट साइड पर भी यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखे उनकी वैल्यूज बताई गई कि अब 16 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये उसका आंसर उसने बताया कि ये 3 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें -3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 - 1, तो पहले जो है पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा, 4 3 7 और 6 माइनस से माइनस करेंगे तो 5, तो माइनस फिर उसके बाद यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो इनको या यूज़ कर रहे हो असेंबली लैंग्वेज के कोडिंग के अंदर, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका किस ऑर्डर में जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसी ऑर्डर में आपने रजिस्टर्स के ऊपर वर्किंग करनी है। इसलिए इस चीज़ को मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत आसान सी हैं, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एडिशन मल्टीपल सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन आपने मेन चीज़ इसमें ऑर्डर को देखना है आपने कि किस ऑर्डर में जो है ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है या जो एक्सप्रेशन इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो फिर इसको जो है वो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोडिंग में भी इसी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देखें इसका आंसर क्या होगा इसको सॉल्व करने के बाद। आंसर ठीक है ये 20 है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो क्या किया गया है यहाँ पर कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, फिर यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, पहले यूनिटरी ऑपरेटर फिर मल्टीप्लिकेशन फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई की जाएगी। अब 25 mod 3 है, तो व्हाट डज इट मीन कि 25 mod 3, यानी कि 25 को जब हम 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो 3 8 द 24, तो रिमाइंडर आपका 1 होगा, तो इसलिए ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है 1 लिखी गई। तो मॉड जो है बेसिकली स्टूडेंट आपको ये रिटर्न कर रहा होता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अरिथमेटिक जब भी आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे तो वहाँ पर मेन चीज़ है आपने ऑर्डर देखना। ऑर्डर के लिए मैंने आपको जो टेबल है वो उसमें शो करवा दिया कि आपने किस तरह से आपने अपने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर यूनिटरी जो ऑपरेटर्स हैं उनको अप्लाई करना है, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर मॉडुलस है, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये लास्ट पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये इसलिए स्टूडेंट आपको बताए गए ताकि जब आप असेंबली लैंग्वेज में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसको आपने असेंबली लैंग्वेज में करना है कन्वर्ट। तो इस ऑर्डर को आपने माइंड में रखते हुए रजिस्टर्स के में वैल्यूज को लेके आना, उसको जो है उसके ऊपर ऑपरेशन डिफरेंट परफॉर्म करने। अब करेक्टर कांस्टेंट की हम बात करते हैं। करेक्टर स्ट्रिंग्स अगर आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखनी है तो सिंगल करेक्टर अगर आपके पास है तो उसको हम सिंगल कोड या डबल कोड में लिखते हैं। तो बेसिकली मैसम जो है ये मेन चीज है कि मैसम स्टोर द वैल्यू इन अ मेमोरी एज अ करेक्टर बाइनरी आस्की कोड। तो बेसिकली इनकी जो बाइनरी आस्की कोड्स हैं, आस्की कोड जो वैल्यू है वो बेसिकली रजिस्टर्स के अंदर या मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, मैसम उनको स्टोर कर रहा होता है, उनके ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर जो है वो आउटपुट हमें कर रहा होता है। तो अगर आपने जो है करेक्टर कांस्टेंट लिखना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्ट्रिंग कांस्टेंट की, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। तो जब आपने सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स लिखना है तो उसे आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं या फिर आप डबल कोड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स अगर आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा इसके असेंबली जो हाई लेवल C++ लैंग्वेजेस के अंदर भी जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको आप जो है वो डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रिंग्स अगर आपने लिखनी है तो उसके लिए आप डबल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ उसने बताया कि सिंगल कोड कब यूज होता है, डबल कोड कब यूज होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये कंप्लीट एक सेंटेंस आपने लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ टेस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने डबल कोट्स यूज किया है। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर आपने कहीं डबल कोट यूज किया हुआ है तो कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए फिर आप सिंगल कोट जो है बाहर लिख लें, ठीक है।
तो ये एक उसने वे बताया कि आप किस तरह से स्ट्रिंग को जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करेंगे, और एक सिंगल जो करैक्टर है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो सिंगल एक करैक्टर अगर आप सिंपल ए लिखेंगे तो वो उस ए को जो है वो उसके आस्की कोड जो है वो रिटर्न करे, वो उसको एज ए एक अल्फाबेट या एक करैक्टर नहीं लेगा। तो जब भी आपने एज ए करैक्टर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी वैल्यू को मूव करना है तो उसके लिए आपने उसको सिंगल कोड में या फिर डबल कोड में लिखना है। मेरा स्टूडेंट ये पॉइंट आपने गेट किया? ओके, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कुछ रिजर्व वर्ड की बात करते हैं। स्टूडेंट ये बड़े ध्यान से आप समझिएगा, बाकी वो चीज़ें तो कुछ बेसिक थी जो आपको पास ये पता होना चाहिए था कि इंटीजर वैल्यू आपने अगर असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करनी है कैसे डिक्लेयर की जाती है, इंटीजर एक्सप्रेशंस को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके पैरेंथेसिस जो हैं उसके बेस पे उनका जो एक उनको सॉल्व करने का एक ऑर्डर है उसको आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग को करना है डिक्लेयर, उसको कैसे करना है, किसी एक करैक्टर को डिक्लेयर करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, उसको कैसे करना है। अब ये जो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं रिजर्व वर्ड, जिसमें हम आइडेंटिफायर्स इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। कोई कन्फ्यूजन हो आपने मुझसे पूछ लें, सर ये हमें रिपीट कर दें। तो रिजर्व वर्ड जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपने देखा हाई लेवल जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज C++ लैंग्वेज है या कोई भी जावा लैंग्वेज है, पाइथन जो भी लैंग्वेज है, उसके अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो भी रिजर्व वर्ड होते हैं हम ऐसा उनको एज ए वेरिएबल नेम जो है वो नहीं ले सकते, इनके वेरिएबल का नाम हम रिजर्व वर्ड पे नहीं लेते। तो अब रिजर्व वर्ड जो होते हैं, रिजर्व वर्ड अब असेंबली लैंग्वेज के कुछ भी के अंदर भी जो कुछ रिजर्व वर्ड हैं उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो रिजर्व वर्ड हैव स्पेशल मीनिंग इन मेसन Microsoft Assembler and can only be used in their correct context. तो there are different type of reserve word. First जो reserve word है स्टूडेंट वो है instruction mnemonics. Mnemonics जो है वो आप लिखते हैं जैसा कि move लिखते हैं, add लिखते हैं, multiply, जो opcode आप लिखते थे। याद है कि आपने मूव इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हुई है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ी हैं, तो उसमें ये जो इंस्ट्रक्शन मिनोमिक है, मीन्स के मूव है, ऐड है, मल है, ये आपके रिजर्व वर्ड है। क्लियर? पहला इंस्ट्रक्शन मिनोमिक। सेकंड रजिस्टर जितने भी जो नेम है, EX है, EBX है, EIP, ठीक है, ये काउंट ये कोड सेगमेंट या डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर हैं, ठीक है, ये बेस रजिस्टर्स है, ये कॉम्युलेटर, तो जितने भी ये जो रजिस्टर्स हैं, ये इनके जो नेम्स होते हैं ये भी रिजर्व वर्ड होते हैं, ये भी आपके रिजर्व वर्ड। फिर डायरेक्टिव्स जो होते हैं, हम देख इसको भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट डज इट मीन डायरेक्टिव्स। तो जितने भी जो डायरेक्टिव्स होते हैं व्हिच टेल मेसन हाउ टू असेंबल प्रोग्राम। तो इस एग्जांपल में आपको जब ये असेंबली लैंग्वेज का आपने कोड लिखा था तो डॉट डाटा लिखा था, डॉट कोड लिखा था, डॉट मॉडल लिखा था, डॉट स्टैक लिखा था। तो ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो आपके ये बेसिकली रिजर्व्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो ये आपको ये असेंबलर को बताते हैं कि प्रोग्राम को किस तरह से उसने असेंबल करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव्स जितने भी जो हैं ये भी रिजर्व वर्ड हैं। फिर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स मीन कि आप बता रहे होते हैं वेरिएबल का साइज वगैरह बता रहे होते हैं, हमारे वेरिएबल का साइज वगैरह क्या है, तो विच प्रोवाइड साइज एंड यूजेज इंफॉर्मेशन फॉर वेरिएबल्स एंड ऑपरेंड्स। एग्जांपल्स आर बाइट्स, आप बाइट आप लिखते हैं ये भी रिजर्व वर्ड है, वर्ड आप लिखते हैं ये भी रिजर्व। बाइट जब आप लिखेंगे इट्स मीन के 8 बिट्स जो हैं उस वेरिएबल के लिए साइज जो है मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएगा। वर्ड लिखा तो 16 बिट्स हैं, तो इस तरह से डबल वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो आपने डेटा टाइप्स देखी थी, तो इंटरसैनिक डेटा टाइप्स, तो वो भी आपके रिजर्व वर्ड ही होते हैं। फिर अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, ये जो रिजर्व एट्रीब्यूट्स हैं इनकी कोई रिजर्व लोकेशन भी है? अगर हम ये वर्ड अपने तौर पे फर्ज करें, एक हमने स्ट्रिंग ले ली है, तो इसका वही मतलब होगा कि वो 8 बिट या इतने 16 बिट रिजर्व कर देगा? जब आप अगर लेट्स हमने जी वर्ड जी के नाम से एक स्ट्रिंग ली है जी जी तो वो ठीक है। 8 बिट रिजर्व करेगा या वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा? नहीं नहीं, वो जितना आपने साइज, लेट्स सपोज कि आपने जो है एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका आपने साइज मेमोरी में जो है वो रिजर्व करना है, तो आपने लिखा स्ट्रिंग का नेम लिखा और आगे आपने जो है वो वर्ड टाइप कर दिया। तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग के लिए 16 बिट्स जो हैं वो मेमोरी की रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने बाइट लिखा है तो 8 बिट्स जो हैं उस स्ट्रिंग के लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो ये आपको साइज बता रहा होता है कि मेमोरी साइज जो है वो कितना है जो आपके किसी वेरिएबल को आपने असाइन किया हो। नहीं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम ये वर्ड
किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं। फर्ज करें हमने एक वेरिएबल का नाम रख दिया, वर्ड जो ठीक है, है। वर्ड, और उसके आगे हमने बाइट उसकी साइज बता दिया कि 8 बिट का हमें चाहिए, तो वर्ड अब हम एज अ मेमोरी लोकेशन वो नहीं, डील करेगा या एज अ वेरिएबल? उसको बेसिकली अगर आपने जो है वो वर्ड लिखा है, आपने सिंपल लिखा कि वर्ड, और आगे जो है वो यहाँ पर डाटा लिख दिया, यही आप कह रहे हैं ना कि वर्ड लिखा है और आप साथ में डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम एज ए वेरिएबल नहीं असाइन कर सकते। आपका असम्बलर जो है वो एरर शो करेगा कि आपने जब भी ये जो कीवर्ड्स, जैसे कि आपने ई एक्स लेट्स सपोज के एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मूव का जो है एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दें, तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जो हमारे की रिजर्व वर्ड होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं लिखते। वो फिर आपका जो कंपाइलर होता है वो आपको एरर रिटर्न कर रहा होता है कि आपने ये बेसिकली एरर, ये एक एरर है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है आपके स्पेशल पर्पज के लिए, इनको हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मूव है, ये तो मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए, ऐड इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स, तो ये आपका एडिशन करवाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसके स्पेशल बैकएंड पे कुछ जो है वो फंक्शंस डिफाइंड हैं, ठीक है। तो अब अगर ये बाइट अगर आपने लिखा है तो इसका स्पेशल पर्पस डिफाइंड है कि इसने मेमोरी के अंदर जो है 8 बिट्स रिजर्व करनी है, तो इनको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्लियर? तो ये जितने भी जो रिजर्व वर्ड हैं इनको आप एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कौन कौन से रिजर्व वर्ड हैं। तो फिर ऑपरेटर्स यूज्ड इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जितने भी जो ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट वो भी रिजर्व्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्री डिफाइंड सिंबल है, सच एज एट द रेट ऑफ डाटा। अब ये देखें, ये एक प्री डिफाइंड सिंबल है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसको हम यूज करते हैं एट द रेट ऑफ डाटा को। इनिशियल आपके जो स्टेटस है प्रोग्राम का, उसमें जो रजिस्टर्स का क्या स्टेटस है, ठीक है, वो आपने अगर सेव करवाना है तो इनिशियल स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, उसके लिए हम एट द रेट ऑफ द डाटा इस प्री डिफाइंड सिंबल को यूज करते हैं। तो सच एज प्री डिफाइंड सिंबल विच रिटर्न कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू एट असेंबली टाइम। तो ये जो एट द रेट ऑफ डाटा है, ये भी स्टूडेंट एक प्री डिफाइंड सिंबल है। तो जितने भी जो प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं, जितने भी जो ऑपरेटर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन के वेरिएबल्स की जो आप टाइप्स वगैरह बता रहे होते हैं उनका साइज का, डायरेक्टिव्स होते हैं, रजिस्टर नेम होते हैं, इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स होते हैं, ये रिजर्व वर्ड हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। वो कौन कौन से हैं वो आपने उनकी एग्जांपल्स से उनको आपने देख लिया। तो जब भी जहां कहीं भी यूज हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टिव है, ये रजिस्टर नेम है, ये इंस्ट्रक्शन मेनोमिक है, ये प्री डिफाइंड सिंबल है। तो इसलिए आपको बताने का मकसद ये है कि जब असेंबली लैंग्वेज के अंदर इनको हम यूज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये असेंबली अकॉर्डिंग टू असेंबली लैंग्वेज है, ये वर्ड जो हम लिख रहे हैं ये है क्या। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम यहाँ पर हमने बात की थी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम देखेंगे, फिर डायरेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आइडेंटिफायर्स के पहले हम बात करते हैं। एन आइडेंटिफायर इज अ प्रोग्राम चूजर नेम, प्रोग्रामर चूजर नेम। इट माइट आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, अ प्रोसीजर और अ कोड लेबल। तो स्टूडेंट, आइडेंटिफायर्स जो हैं ये बेसिकली आपके स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और जो भी आपने अगर किसी वेरिएबल का नेम लिखना है, ठीक है, या अगर आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है, या फिर आपने कोई प्रोसीजर का नेम लिखना है, या फिर कोई कोड लेबल लिखना है, तो जब हम लेबल पढ़ेंगे आपको ये मैं बताऊंगा कि कोड लेबल क्या होता है। तो कोड लेबल वगैरह लिखना है तो उसके लिए आप आइडेंटिफायर्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब आइडेंटिफायर्स जो है वो ये इनको हम लिखते कैसे, इनके रूल्स क्या हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल का नेम लिखना है, किसी प्रोसीजर का नेम लिखना है, तो उन उसका रूल क्या है, आइडेंटिफायर्स लिखने का रूल क्या है, ये बेसिकली आपको समझा रहा है। आइडेंटिफायर बता रहा है कि जब आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसका नेम आपने लिखना है, या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना है यूजर डिफाइन, तो उसका नेम जो लिखना है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल ये है कि दे में कंटेन बिटवीन 1 एंड 247 करेक्टर्स। तो आप एक से लेकर जो है वो 247 करेक्टर्स तक आप वेरिएबल का नेम जो है वो लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। दे आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो आप आइडेंटिफायर लिखते हैं या वेरिएबल जो नेम आप लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी, अच्छा एक ये पॉइंट आपने मेन चीज रखना है, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर। कोई लेटर हो सकता है, जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखें तो वो किसी लेटर से आपने शुरू करना है। अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर से भी आप शुरू कर सकते हैं किसी वेरिएबल या फंक्शन का नेम। एट द रेट ऑफ द सिंबल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर डॉलर साइन हो सकता है। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसने रूल बताया कि जब भी आपने किसी वेरिएबल का नेम लिखना है या किसी फंक्शन का नेम लिखना है तो
वो किन किन करेक्टर से जो है वो आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करेक्टर जो है वो ये होगा। सबसिक्वेंट कैरेक्टर्स में आल्सो भी डिजिट, तो इसके बाद आप जो है वो डिजिट भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज आपने लिखा वाल वन, VAL और आगे वन लिख लिया, तो अब देखने स्टार्ट फर्स्ट करेक्टर जो है वो लाजमी तौर पर आपका जो है वो क्या होना चाहिए, एक या तो एक लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, एट द रेट ऑफ सिंबल, क्वेश्चन मार्क या फिर डॉलर साइन जो है। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी द सेम एज द असेंबलर रिजर्व वर्ड। और एक चीज मेन पॉइंट उसने ये बताया कि जो असेंबलर के रिजर्व वर्ड हैं वो आप उसको एज ए आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर कर सकते। मीन आप वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। पॉइंट ये आपने स्टूडेंट नोट करना है कि जितने भी जो असेंबलर के रिजर्व वर्ड हैं वो अभी हमने ऊपर देखें, उनको आप एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो करता हूँ। मेक आइडेंटिफायर नेम डिस्क्रिप्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो भी आप आइडेंटिफायर लिखें तो वो इजी टू अंडरस्टैंड और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। हियर आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। यहाँ पर देखें आइडेंटिफायर लिखें, देखें यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट जो हो रहा है वो किस करेक्टर से हो रहा है, उसके बाद जो है वो अपने कोई डिजिट लिख सकते हैं। वेरिएबल वन लिखा, आप काउंट का जो है एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं डॉलर साइन फर्स्ट के साथ, ठीक है। अंडरस्कोर से भी आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्स जो है ये भी देखें आप, ये भी एक वेरिएबल जो है आपने डिक्लेयर किया। ओपन फाइल, ये भी माई फाइल, एक्स वैल्यू, अंडरस्कोर 1 2 3 4। तो ये देख रहे हैं कि सिंपल 1 2 3 4 से जो है वो नहीं लिख सकते थे किसी वेरिएबल का नेम। आपने अंडरस्कोर लाजमी, तो यानी कि स्टार्ट पे या तो आप अंडरस्कोर यूज कर लें या आप डॉलर साइन यूज कर लें या फिर कोई करेक्टर यूज कर लें। इस तरह से आप वेरिएबल का जो है नेम या आइडेंटिफायर्स का जो नेम है वो लिखते हैं। स्टूडेंट ये रूल आपने अंडरस्टैंड किया, ये रूल है क्या, समझ लगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि जब भी आपने किसी आइडेंटिफायर का नेम लिखना है तो वो या तो करेक्टर से स्टार्ट होगा, देख रहे हैं ये करेक्टर से, करेक्टर से, करेक्टर से, ये करेक्टर से स्टार्ट होगा, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल है जैसा कि डॉलर साइन है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट आपने ये स्टूडेंट नोट कर लिया, आपको समझ लगी आइडेंटिफाइड से हैं ये किस तरह से बेसिकली जब आपने उनको डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है तो किस तरह से करना है। फिर हम सेकंड बात करते हैं डायरेक्टिव्स की। तो डायरेक्टिव्स जो हैं स्टूडेंट वो, अब डायरेक्टिव्स क्या हैं? अ डायरेक्टिव इज अ कमांड embedded in a source code that is recognized and acted upon by the assembler। यानी कि ये बेसिकली स्पेशल कमांड होती है assembler के लिए। डायरेक्टिव जो हैं कि उसने कुछ एक्शन जो है वो परफॉर्म करने, प्री डिफाइन उस डायरेक्टिव के एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं डायरेक्टिव जो हैं? डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम, जब आपका रन टाइम जब आपने बेसिकली पहले ही ये जब आपने कंपाइल हो रहा था उस टाइम ही डायरेक्टिव्स ने जो डायरेक्टिव्स ने एक्शन परफॉर्म करने होते हैं उन वो एक्शन परफॉर्म करके ही एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है। तो एग्जीक्यूटेबल जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब जो है स्टूडेंट ये डायरेक्टिव्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं। डायरेक्टिव्स कैन डिफाइन वेरिएबल्स, मैक्रोज एंड प्रोसीजर्स। तो डायरेक्टिव्स की मदद से हम किसी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, मैंने उसका साइज वगैरह बता रहे होते हैं। फिर डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स को यूज अप कर सकते हैं, किसी प्रोसीजर्स को और मैक्रोज को। प्रोसीजर और मैक्रोज भी हम देखेंगे कि ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने खुद से जो है अगर आपने फंक्शन लिखना है उसे हम प्रोसीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रोज और प्रोसीजर्स इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो डायरेक्टिव्स को हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, मैक्रोज को डिफाइन करना है, प्रोसीजर्स को डिफाइन करना है। फिर उसने बताया कि दे कैन असाइन नेम टू द मेमोरी सेगमेंट। फिर अब कोई भी हमने देखा था कि जब आप असेंबली लैंग्वेज के कोड लिखते हैं ना तो उसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं, तो उनके जो नेम्स वगैरह असाइन कर जो किए जाते हैं, जो आपने डॉट डाटा लिखा होता है, डॉट कोड लिखा होता है, वो हमारे डायरेक्टिव्स हैं। तो जिसने बताया कि दे कैन असाइन नेम ऑफ मेमोरी सेगमेंट, तो मेमोरी सेगमेंट को नेम असाइन करने के लिए हम डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। इन मैसम डायरेक्टिव्स आर केस इनसेंसिटिव। ये पॉइंट स्टूडेंट आपने को नोट करना है कि केस इनसेंसिटिव से मुराद ये है कि जब आप कोड लिख रहे हो तो आप डायरेक्टिव्स को डॉट डाटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, या फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसको जो आपका असेंबलर है रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये बेसिकली ये डॉट डाटा का जो मेमोरी सेगमेंट है उसका नेम है। तो किसी मेमोरी सेगमेंट के नेम के लिए हम डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है। अब स्टूडेंट ये देखें
मैंने आपको बताया कि हमने ये पढ़ा कि डायरेक्टिव जो है ना किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक वेरिएबल लिखा, माय वेरिएबल, और यहाँ मैंने लिखा डबल वर्ड और 26। ये मैंने एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किया, जिसका साइज मैंने बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया है डबल वर्ड, ये आपका डायरेक्टिव है, जो आपको बता रहा है कि ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसका साइज कितना है। ठीक है, तो किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर देखें, मूव EAX माई वेरिएबल, तो माई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बेसिकली कॉपी हो रही है अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर। तो ये मूव की इंस्ट्रक्शन है। तो डबल वर्ड डायरेक्टिव टेल द assembler टू रिजर्व स्पेस इन द प्रोग्राम फॉर अ डबल वर्ड वेरिएबल, but जो move instruction on the other hand execute at runtime, copying the contents of my variable to EEX register। तो देख रहे हैं कि ये जो है ये रन टाइम नहीं, ये बेसिकली जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं माई वेरिएबल डबल वर्ड 26, तो ये क्या करेगा, उसके लिए जो डियर आपने डायरेक्टिव लिखा है डबल वर्ड, तो ये माई वेरिएबल के लिए मेमोरी में रिजर्व स्पेस कर देगा। लेकिन जो मूव की इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, तो आप वो क्या करती है कि रन टाइम पर जो माई वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर की हुई है उसको कॉपी कर लेगी अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कि डायरेक्टिव में और जो कोई भी आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ डायरेक्टिव्स की एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइनिंग सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग डायरेक्टिव्स। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो आपने ऊपर देख लिया, वेरिएबल को जब आपने डिफाइन किया तो वहां डायरेक्टिव यूज किया है। वर्ड है, बाइट है, जो भी आप वहां पर जो एट्रीब्यूट बेसिकली आप लिख रहे होते हैं वो डायरेक्टिव ही होता है। वो आपने डायरेक्टिव वहां पर लिखा, उसको यूज करते हुए आपने जो है वेरिएबल को डिफाइन किया। सेकंड जो पर्पस है डायरेक्टिव का असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो है आपके प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स हैं उनको डिफाइन करना। तो one important function of an assembler directive is to define program section or segments। तो जैसा कि आप लिखते हैं डॉट स्टैक, जब आपने प्रोग्रामिंग की तो आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप डॉट स्टैक और आगे साइज बता रहे थे 100 है। तो डॉट स्टैक डायरेक्टिव क्या आइडेंटिफाइज करता है, एरिया ऑफ द प्रोग्राम होल्डिंग द रन टाइम स्टैक। तो ये मेमोरी के अंदर स्टैक का जो एरिया है जहां पर आपके पास रन टाइम पर जो स्टैक है उसको जिसको हमने यूज करना है उसका वो उसका जो नेम है वो डॉट स्टैक है। तो डॉट स्टैक डायरेक्टिव जो है ये आपको बताता है कि मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम रन होना है उसके लिए जो रनिंग स्टैक है उसका साइज जो है। ठीक है, फिर डॉट डाटा जो है ये डायरेक्टिव हम यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए। जहां भी हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है या अनइनिशियलाइज या डिफाइन करना है, तो उनके लिए हम उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, डॉट डाटा डायरेक्टिव के अंदर। तो डॉट डाटा डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स। तो जब आपने डॉट डाटा का डायरेक्टिव यूज किया तो आपके असम्बलर को पता चल जाएगा कि डॉट डाटा के सेक्शन में जितने भी जो आपके पास डाटा लिखा हुआ है वो बेसिकली वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाइज करवाता है असम्बलर को कि यहाँ पर आपके प्रोग्राम के वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। डॉट डाटा का जो डायरेक्टिव है ये क्या आइडेंटिफाई करता है, एरिया ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। तो जितनी भी जो आपकी असेंबली लैंग्वेज की एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी होती हैं वो आपने स्टूडेंट कहाँ लिखनी होती हैं, वो आपने लिखनी होती हैं डॉट कोड के डायरेक्टिव के अंदर। तो हमने देखा था कि जब हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का कर रहे थे, लास्ट क्लासेस में भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम देखा, तो डॉट कोड के अंदर आपने मेन प्रोक लिखा, मेन प्रोसीजर, वहां पर आप जितनी भी जो मूव की इंस्ट्रक्शन है, कोई भी जो जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी होती है असेंबली लैंग्वेज की, वो आप वहां पर डॉट कोड के डायरेक्टिव में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो डॉट कोड डायरेक्टिव्स के अंदर आपकी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब आपको स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टिव्स हमारे हैं क्या और किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। डायरेक्टिव्स जो हैं वो आपने देख लिया कि ये बेसिकली हमारे किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या फिर जो प्रोग्राम का जो एरिया है, ठीक है, प्रोग्राम जो हमारा है उसके एक सेगमेंट्स को या सेक्शन को जो है वो डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्टिव। क्लियर पॉइंट आपने स्टूडेंट, ये डायरेक्टिव्स आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर अब जो लास्ट हमारे इस आज की क्लास का टॉपिक है वो आपका इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं।
असेंबली लैंग्वेज की किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट बिकम एग्जीक्यूटेबल व्हेन अ प्रोग्राम इज असेंबल्ड। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो आप जब प्रोग्राम को असेंबल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये एग्जीक्यूट होती है। तो इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसलेटेड बाय द असेंबलर इनटू द मशीन लैंग्वेज बाइट्स which are loaded and executed by the CPU at run time। तो आपका जो असेंबलर है बेसिकली इसको जो है वो ट्रांसलेट करता है, कोई भी आपकी सम लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है उसको मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन के अंदर जाए। तो हम बेसिक पार्ट देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जब भी कोई भी कि आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शनल नजर आएंगी, कुछ रिक्वायर्ड नजर आएंगी। लेट्स सपोज के सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन जब असेंबली लैंग्वेज की जो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन है ना उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट लेबल है, सेकंड इंस्ट्रक्शन मेनोमिक है, थर्ड ऑपरेंड्स हैं, फोर्थ कमेंट्स हैं जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। तो इसमें जो लेबल है और आपके कमेंट्स हैं ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। कि यानी कि जब हम एक ये आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है उसको एज इंस्ट्रक्शन ही लेगी, लेकिन ये मस्ट है कि इंस्ट्रक्शन मेनोमिक और ऑपरेंड जो आपने लिखने हैं ये मस्ट है। तो सिंटैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस का सिंटैक्स क्या है कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पर लेबल है, ठीक है, लेबल आपने इंक्लूड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। फिर मेनोमिक आपने लिखनी है, ठीक है। आप मेनोमिक से मुराद यहाँ पर आप मूव लिख रहे हैं, ऐड लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो जो इन्हें हम मेनोमिक का नाम देते हैं। मेनोमिक आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद ऑपरेंड्स आपने बताने होते हैं। आपने याद है कि हम जब भी मूव की इंस्ट्रक्शन लिखते थे ना उसके आगे ऑपरेंड्स 2 लिखते थे, एक आपका सोर्स ऑपरेंड होता था, एक आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता था, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे पास जब भी आपने असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो मेनोमिक के बाद मीन के आपके मूव आपने लिखा, ऐड सब्ट्रैक्ट लिखा, इनके बाद लाजमी तौर पर आपने ऑपरेंड बताने होते हैं। फिर ये ऑप्शनल है कि आपने कमेंट लिखना था। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ये जो कमेंट हमने लिखा, तो कमेंट को हम देखेंगे कि कमेंट किस तरह से लिख सकते हैं। हम सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस अगर आपने कमेंट लिखना है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, और कमेंट का मकसद क्या होता है। हम वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेबल क्या चीज़ है, ठीक है, मेनोमिक क्या चीज़ है, ऑपरेंड्स क्या चीज़ है, कमेंट्स क्या चीज़ है। इसको हम बेहतर तौर पर एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सम लैंग्वेज के अंदर जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट जो था पार्ट आपका वो लेबल का था। अ लेबल इज एन आइडेंटिफायर दैट एक्ट एज ए प्लेस मार्कर फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। तो स्टूडेंट ये जो है वो आपको जो लेबल है ये आपका प्लेस मार्कर है। ये आपको बता रहा होता है कि एड्रेसेस के बारे में, कि आपका जो ये उसके लेबल के बाद जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, कोई वेरिएबल लिख रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है। तो इसलिए इसे हम प्लेस मार्कर का नाम देते हैं, ठीक है। तो अ लेबल प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल से पहले लिखते हैं, इंप्लाइज द वेरिएबल एड्रेस, तो ये वेरिएबल का एड्रेस हमें बताएगा। और अगर आप इसे बिफोर द इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको बताएगा, ठीक है। तो लेबल हम किस लिए स्टूडेंट यूज करते हैं, इसको प्लेस मार्कर के तौर पर मीन के किसी वेरिएबल या किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को देखने के लिए हम लेबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो लेबल की हम टाइप देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर ये किसी वेरिएबल के लिए है तो इसे हम डाटा लेबल, और अगर ये किसी इंस्ट्रक्शन के लिए तो इसे हम कोड लेबल का नाम देंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज विच आर डाटा लेबल्स एंड कोड लेबल्स। तो ये स्टूडेंट आपके आइडेंटिफायर्स ही होते हैं। आइडेंटिफायर्स को लिखने का रूल आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हम लेबल को लिखेंगे तो वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे कि आपने 1 to 127 करेक्टर्स तक आप इसका नेम लिख सकते हैं लेबल का, ठीक है। और वो स्टार्ट जो है वो हमेशा किसी करेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से या डॉलर साइन है, ठीक है, या @ है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं लेबल को। तो जो रूल आपके आइडेंटिफायर्स के हैं वही रूल आपके लेबल को लिखने के हैं। तो लेबल आपको स्टूडेंट आपको बताता है अगर किसी वेरिएबल के एड्रेस से पहले लिखा हुआ, सॉरी किसी वेरिएबल के नेम से पहले लिखा हुआ है तो ये वेरिएबल का एड्रेस बताएगा, किसी इंस्ट्रक्शन से पहले लिखा हुआ तो ये उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताएगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेबल असेंबली लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा लेबल की। सर जो हमने पहले सेगमेंट्स बनाए थे, कोड सेगमेंट था और एक डाटा सेगमेंट था, जी अगर जी हम ये लेबल यूज नहीं करते जी। उसके अंदर पहले से एड्रेस पड़ा होगा अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
अगर अगर आपने लेट्स सपोज कि अगर आपने ये जो है वो आपने सिंपल ये लिखा कि आपने डबल वर्ड लिखा और 100 लिखा, ठीक है, डबल वर्ड लिखा और 100 लिखा, वो डॉट डाटा के अंदर आप यही कह रहे हैं ना कि डाटा सेगमेंट जो हमने बनाए हैं, ऑब्वियसली उसे पता है कि ये डॉट डाटा सेगमेंट के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। अब लेकिन जो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, आपने स्टूडेंट कुछ उसका मेमोरी एड्रेस बताना होता है जिसे हम वेरिएबल का नेम कहते हैं, वही बेसिकली डाटा लेबल है। जो आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं ना, वो उसका डाटा लेबल कहलाता है, जो कि मेमोरी का उस वेरिएबल का एड्रेस बताता है कि मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल कहां पर डिक्लेयर है, कहां पर पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जब आपने डाटा लेबल्स का उसने बताया, तो डाटा लेबल्स की उसने डिफाइन किया कि ये बेसिकली आपको वेरिएबल की लोकेशन बता रहा होता है। क्या डाटा लेबल आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल, प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट वे टू रेफरेंस टू द वेरिएबल इन द कोड। तो कोड के अंदर जब हम किसी भी वेरिएबल को लेट्स सपोज कि हम एक मेमोरी हमें चाहिए डबल वर्ड की, और जिसमें हमने डाटा रखवाना है 100, तो ओबियसली हमें कोई डाटा लेबल यूज करना पड़ेगा वहां पर इस डाटा को वहां पर मेमोरी के अंदर लिखवाने के लिए, ठीक है, सेव करवाने के लिए। तो उसे हम फिर किसी वेरिएबल के नेम से हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं, तो इसे हम नाम देंगे, ये हमारा डाटा लेबल है। तो द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डिफाइन अ वेरिएबल नेम्ड काउंट। तो काउंट आपने डिफाइन किया और यहाँ पर अपने उसका साइज बताया, ठीक है, और फिर आपने उसमें जो डाटा है वो रखवाया। तो यहाँ पर ये जो काउंट है ये क्या कर रहा है, ये आपको पॉइंट कर रहा है मेमोरी के अंदर कि डबल वर्ड का साइज आपके पास है मेमोरी का, वहां पर 100 जो है वो हम सेव करवा रहे हैं। तो ये जो काउंट है ये आपका डाटा लेबल है, ठीक है, लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल आपको बताएगा मेमोरी के अंदर। तो सेकंड फिर हम देख लेते हैं आपका जो है वो कोड लेवल है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से माइंड में जो है वो पिक करना है, क्योंकि जब आपने लूप वगैरह यूज करने हैं तो ये वहां पर कोड लेवल यूज हो रहा होता है। तो अ लेबल इज इन अ कोड एरिया ऑफ द प्रोग्राम वेयर इंस्ट्रक्शंस आर लोकेटेड मस्ट एंड विद द कोलन करेक्टर। कि जब आपने इसको जो है वो किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन एरिया में यूज करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए आपने जब आपने ये लेबल लिखना है तो उसके साथ लाजमी तौर पर आपने कॉलन लिखने हैं, ठीक है। कोड लेबल आर यूज्ड एज अ टारगेट ऑफ जंपिंग एंड लूपिंग इंस्ट्रक्शंस। कि ये बेसिकली जंप जो आपने जंप करना है इंस्ट्रक्शंस को, या फिर अगर आपने लूप करना है तो उस पर्पस के लिए हम कोड लेबल को यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट इस तरह से शो करवाता हूँ कि आपके पास ये है, आपने आपने यहाँ पर ना कुछ कोड लिखा, मूव ए एक्स बी, यहाँ पर कुछ और कोड काफी लिखा है, आप लूप चाहते हैं कि आपके पास जब तक कोई जो है वो इंस्ट्रक्शन ये ट्रू होती है, यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो आप कहते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहे, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे जंप की कमांड, और आप उसको टारगेट देंगे। तो आपने यहाँ पर कोड लेबल का नेम लिखेंगे, तो कोड लेबल आपने यहाँ पर कॉलन लिखा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप जंप की कमांड टारगेट लिखेंगे तो आपका जो कंट्रोल है वापस जंप करेगा टारगेट पर, और फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो कोड लेबल को हमने यूज किया फॉर लूपिंग इंस्ट्रक्शन। तो लूपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए हमें स्टूडेंट जो है वो कोड लेबल की जरूरत पड़ती है। कोड लेबल कैसे लिखते हैं, आपने लेबल का नेम लिखना है और साथ में कॉलन लिखना है। तो अगर कॉलन लिखेंगे तो आपको असेंबलर को पता चल जाएगा ये कोड लेबल है और ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, यानी कि लूपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो अब आपको सर क्लियर हो गया। जब हम सिंपल सिंपल लूप लगाते थे सी में, सी में उसमें वो तब तक एग्जीक्यूट होता था जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती थी। जी। वो एक टाइम के बाद रन कंप्लीटली हो जाता था। अगर हम ये लेबल लगाएंगे तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा लूप, नहीं, ये या डिपेंड कोई करे, एंड आएगा कि वहां ये पे एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली। ये बेसिकली हमारी जो है वो कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे वहां पर सी प्लस प्लस के अंदर आपकी कंडीशन होती है ना, जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो लूप जो है वो चलता रहता है। तो सेम एज इट यहाँ पर भी हम कंडीशन जब हम पढ़ेंगे ना, लूप की इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि लूप अगर आपने सब लैंग्वेज के अंदर लूपिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है, तो कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे वहां पर लाजमी तौर पर हमारा कोड लेबल यूज हो रहा होगा। तो कोड लेबल इसलिए हम पढ़ रहे हैं अभी। तो यानी यहाँ पर भी कंडीशन ही होगी, सेम वैसा ही है, काम वैसा ही है कि हमारा जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप चलता रहे, कंटिन्यू रहेगा।
तो ये आपको एक तो ये है ना कि अगर आपका लूपिंग के अंदर, दूसरा आपने जंप करवाना है, आप चाहते हैं कि जो है ना मैं दोबारा से जो है वो आपके पास आप कुछ इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही थी, आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, आपने चाहा कि मैंने जो है ना अब दोबारा से जो है वो कोड इस ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा कंट्रोल जो है ना वो जाके 10 जो जो 20 लाइन पे जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। तो आप क्या करें कि वो जो है वो जो 20 लाइन पे आप एक कोड लेबल यूज करें, ठीक है, और जंप की कमांड को यूज करते हुए उस जो है वो कोड लेबल के जरिए उस इंस्ट्रक्शन को आप फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने जंप करना है कि यानी कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और आप किसी स्पेसिफिक जगह पर आप जंप करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको स्टूडेंट कोड लेबल यूज करना पड़ेगा। तो जहां भी आपने कोड लेबल यूज कर दिया और जंप की कमांड को यूज करते हुए आगे कोड लेबल का नेम देंगे, तो आपका कंट्रोल जो है जैसे इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, वो दोबारा जहां पर आपने कोड लेबल इस्तेमाल किया होगा वो वहां पर जाके उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ये आपका लूपिंग में भी यूज होता है और जंप के लिए भी यूज होता है, ठीक है, कि आप एक ऑर्डर में जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, आप चाहते हैं कि कोड का जो है वो 100 जो लाइन पे जो कोड है उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा चाहते हैं कि वापस आए, तो हम देखेंगे कि जंपिंग जब भी आपने करनी है कोड की अपने लिहाज से, आप चाहते हैं कि ये इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये आपका जो है वो पार्ट कोड का एग्जीक्यूट हो, इसके बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, इसके बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आप देखेंगे हम जंप की इंस्ट्रक्शन वहां पर यूज कर रहे होंगे। तो जहां पर भी स्टूडेंट आपको कोड के एक आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूव करना है जंप करके, तो उसके लिए आप ये कोड लेबल इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपल आप खुद से डिफाइन करें कोई भी कोड लेबल, आप अपनी मर्जी से डिफाइन करें, जैसे कि ये टारगेट का नेम से डिफाइन कर दिया हुआ है, ठीक है, उसके आगे आपने कॉलन लिखना है। तो जैसे आप कॉलन लिखेंगे इट्स मीन कि ये है आपका, जब आप जंप टारगेट लिखेंगे ये कमांड आप लिखेंगे, तो आपका जो असेंबलर है वो ये जो आपने कोड लेबल का नेम डिफाइन किया हुआ था, ऊपर कोड लेबल डिफाइन किया हुआ था, जैसे उसका नेम आएगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जंप करके उस कोड लेबल के पास जाएगा और उसके नीचे जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट गेट हुआ कि कोड लेबल जो है किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यस सर। ठीक हो गया। तो इनके हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स मैं आपको ये प्रोग्राम के जरिए बताऊंगा कि किस तरह से उसमें आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से रन हो रही हैं, किस तरह से हम जो है वो कोड लेबल को यूज़ करते हैं और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब इस देखें, प्रोग्रामिंग से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जब इंस्ट्रक्शंस आ गई तो फिर जब आप कोड फिर मुश्किल नहीं होता, कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस का जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर जब हम कोड कर रहे होंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। वहां पर मैं लिखूंगा ना टारगेट सेमीकोलन लिखूंगा और जंप टारगेट, तो आप तब ये आपको ऐसे नहीं होगा सर ये आपने टारगेट के बाद ये कॉलन क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये जब भी हम किसी आइडेंटिफायर के बाद ये कॉलन लिख देते हैं ना, यानी वेरिएबल का नेम वगैरह खुद से आइडेंटिफायर, तो ये हमारा कोड लेबल होता है, ठीक है, समझ रहे इस चीज को। तो इसलिए जो है वो पहले बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम करवा रहे हैं, तो मैं साथ साथ इनकी कोडिंग करवाऊंगा, साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस हम करते जाएंगे, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो फिर हमारे लिए टफ नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये आपने कोड लेबल को अंडरस्टैंड कर लिया। कोड लेबल के दो पर्पज हैं, एक वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं तब यूज करते हैं कोड लेबल, और जब आपने किसी जो है वो सॉरी वो आपका डाटा लेबल होता है जो आप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, और जब आप किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस कोड एरिया के अंदर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप स्पेशल जंप करना चाहते हैं, यहाँ पे लूप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड जो लेबल है वो यूज किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ एक चीज और नोट करें, अ कोड लेबल कैन शेयर द सेम लाइन विद एन इंस्ट्रक्शन और इट कैन बी ऑन अ लाइन बाय इटसेल्फ। कि सिंपल आप जो है वो कोड लेबल के बाद ये भी कर सकते हैं कि कोड लेबल जो है वो जब आपने यहाँ देखें यहाँ पर लिखा है तो आप ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इसके साथ भी लिख सकते थे, यानी कि लेबल डिफाइन किया उसके सामने ही इंस्ट्रक्शन लिखी, सेम लाइन पर आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ, या फिर आप इसको सेपरेटली एक वन लाइन पर डिफाइन करें, जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया, ऊपर डिफाइन किया हुआ है लेबल को और नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं इसके साथ, यानी कि मूव की इंस्ट्रक्शन इसके सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने बताया कि आप जब आप कोड लेबल लिख रहे हो तो दो वे हैं कोड लेबल लिखने के, एक तो ये कि इंस्ट्रक्शन को उसके साथ लिख लें या फिर उसको आप सेपरेटली एक अलग लाइन पर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये आपको पॉइंट गेट हो गया, कोड लेबल क्या होता है, हमारी जो
कोई भी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोड लेबल हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स है। अब्स्ट्रक्शन मेनोमिक्स क्या होते हैं? इज अ शॉर्ट वर्ड। अब देख रहे हैं यहाँ पर पूरा हम एडिशन नहीं लिख रहे, सब्ट्रैक्शन नहीं लिख रहे, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख रहे, शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे होते हैं। शॉर्ट वर्ड दैट आइडेंटिफाइज एन इंस्ट्रक्शन, जो कि किसी इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करती है कि मूवमेंट की इंस्ट्रक्शन है या एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है। तो ये बेसिकली शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कि किसी इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन मेनोमिक का नाम देते हैं। इन इंग्लिश अ मेनोमिक इज अ डिवाइस दैट असिस्ट मेमोरी। तो बेसिकली जो मेमोरी असिस्ट करती है उस डिवाइस को हम इंग्लिश में बेसिकली मेनोमिक कहते हैं। तो सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स हैं सच एज मूव है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, प्रोवाइड हिंट्स अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म। कौन कौन से ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं असेंबलर को, ये आपकी इंस्ट्रक्शन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, वो इंस्ट्रक्शन मेनोमिक डिफाइन कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स जो है स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम लिखते थे ना, मूव लिखते थे, ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्ट वगैरह, तो ये बेसिकली आपके इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स इन्हें हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और ये डिफाइन क्या करते हैं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स को हम इंस्ट्रक्शन मेनोमिक का नाम देते हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप के मेनोमिक होते हैं, जैसा कि जो मूव आप सिंपल लिखते हैं तो ये आपने यूज करना भी, इसका प्रोग्राम भी आपने देखा था, बहुत ज्यादा ये मूव की इंस्ट्रक्शन यूज होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो मूव का जो मेनोमिक है, ये मूव या असाइन वन वैल्यू टू एन अदर वैल्यू, ठीक है, आप असाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं जब भी आपने मूव की इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। ऐड का मेनोमिक जो है दो नंबर्स को, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए है। सब का जो मेनोमिक है ये सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वन वैल्यूज फ्रॉम अनदर। मल का जो हम यूज करेंगे मेनोमिक, ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपने दो वैल्यूज को करनी है उसके लिए यूज हो रहा होगा। फिर जंप का मेनोमिक है जंप टू अ न्यू लोकेशन। तो वहां पर हम तो यूज करते हैं ना, जैसे स्विच की कमांड आप यूज करते थे सी प्लस प्लस के अंदर, के वहां स्विच में आप बता रहे थे कि ये फलां इंस्ट्रक्शन पे स्विच करना है, फलां कोड के सेगमेंट के ऊपर स्विच करना है। तो सेम जंप वहाँ यहाँ पर जो है वो जंप की कमांड हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। आप JMP लिखते हैं जंप, तो ये स्पेशल जो लोकेशन आपने डिफाइन की होती है जंप के बाद, उस लोकेशन के ऊपर आपका कंट्रोल को जंप करवा देता है। तो जंप की कमांड जंप न्यू लोकेशन है। फिर कॉल की कमांड है कॉल अ प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोसीजर अगर आपने देखा था, अगर आपने इसको कॉल करना है तो आपने जो है वो स्पेशल जो है प्रोसीजर के नेम से पहले कॉल लिखना है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपने देखा था कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करना है तो जस्ट उसका हमने जो है वो उसका नेम जो है बाय नेम उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉल के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए हम कॉल का मेनोमिक इस्तेमाल करें। तो ये डिफरेंट टाइप के आपने मेनोमिक हैं जो आपने सम लैंग्वेज के अंदर यूज करने होते हैं। तो स्टूडेंट ये मेनोमिक का आपको क्लियर हो गया, ये है क्या, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, और इसे असेंबली लैंग्वेज में जो है इसका इन मेनोमिक को लिखने का मकसद क्या होता है। ये बेसिकली आपको बताते हैं हिंट्स अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं ये असेंबलर को वो बता रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपने वर्ड्स लिखे होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं, ये हमारे मेनोमिक्स हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी भी पॉइंट को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो स्टूडेंट आप मुझसे पूछ लें। क्लियर है ये मेनोमिक के बारे में, आपको समझ लगी है क्या होता है मेनोमिक? ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं ऑपरेंड्स की बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। Operands assembly language instructions can have between 0 and 3 operands, each of which can be a register, memory operand, constant expression or input output port. तो कह रहे हैं कि जब आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो आप ऑपरेंड्स लिखते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? वैसे हमारा जो कोई भी जो आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेंड की हमने एग्जांपल पहले भी देखी थी कि लेट्स सपोज आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो इसमें जो मल्टीप्लाई है वो आपका ऑपरेटर है, 2 और 3 जो हैं वो आपके क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। तो जी ऑपरेंड्स बेसिकली जिन पर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। वो ऑपरेंड्स आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। जब हमने एड्रेसिंग मोड पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो 2 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई मेमोरी ऑपरेंड भी हो सकता है।
ठीक है। तो ऑपरेंड्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेंड कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट भी हो सकती है। अब सम लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेंड्स होते हैं स्टूडेंट, ऑपरेंड की जो टाइप्स हैं वो थ्री वे में आप ऑपरेंड लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपने जब भी ऑपरेंड लिखना है तो वो इस तरह से है कि सम लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन हैव बिटवीन 0 and 3 ऑपरेंड्स, के 0 ऑपरेंड भी हो सकता है सम लैंग्वेज के अंदर, 1 ऑपरेंड भी हो सकता है, 2 ऑपरेंड भी हो सकते हैं, 3 ऑपरेंड भी हो सकते हैं। 0 से 3 ऑपरेंड्स तक आपके असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड्स मौजूद होते हैं। जैसा कि मैं एक सिंपल एक ना इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, तो सेट कैरी, STC, सेट कैरी की इंस्ट्रक्शन अगर मैं लिखता हूँ तो इसका देखें कोई ऑपरेंड नहीं है, इसके बाद मैं कोई यहाँ पर ऑपरेंड लिख रहा हूँ, कोई ऑपरेंड नहीं लिख रहा। जैसा कि आपने फिर एक कमांड थी लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ी थी, LAHF, लोड स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, उसके बाद आपने कोई ऑपरेंड लिखा था? नो। तो इसका मतलब है कि सम लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जहां जिनका कोई ऑपरेंड नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी गई है सेट कैरी की, तो ये कैरी फ्लैग को सेट कर देगा, उसको मीन के 1 कर देगा सेट। तो अब ये पहली जो हमने एग्जांपल देखी है, ये एग्जांपल ये शो कर रही है कि आपके पास जो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनमें कोई ऑपरेंड नहीं होता। ठीक है, सेट कैरी की एग्जांपल मैंने आपको बताई है। फिर जो LAHF की कमांड आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी इंक्रीमेंट आप लिखते हैं, इंक IN से इंक लिखते हैं, तो वो इंक्रीमेंट की जो कमांड होती है, तो ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेकंड हम देखते हैं, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है 1 ऑपरेंड, सॉरी, वो जो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो आपकी लाजमी तौर पर, हमें जब इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हम इंक्रीमेंट किस में कर रहे हैं, वो किसी रजिस्टर में कर रहे हैं, किसी वेरिएबल नेम में कर रहे हैं, किसी मेमोरी के अंदर कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 ऑपरेंड रखती है। ठीक है, इंक्रीमेंट, और अगर आपने रजिस्टर का नेम लिख दिया तो रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐड 1 टू द EX रजिस्टर। फिर जो मूव की इंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर कितने ऑपरेंड होते हैं स्टूडेंट, वो आपने पढ़ा था। मूव की इंस्ट्रक्शन के, जब भी आप मूव इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक आपने सोर्स बताना होता है, एक आपने डेस्टिनेशन बताना होता है, तो इट्स मीन कि 2 ऑपरेंड हम यूज करते हैं मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये क्या करेगा कि जो EBX में वैल्यू पड़ी है उसको काउंट में कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स में आपने ये देखा कि कुछ ऐसी भी इंस्ट्रक्शन है जहां पर कोई ऑपरेंड यूज नहीं होता, फिर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन आपने देखी जिसमें एक ऑपरेंड यूज होता है, फिर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देखी जिसमें 2 ऑपरेंड यूज होते हैं। अब हम एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देखेंगे जिसमें 3 ऑपरेंड्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। वो आपकी जो IMUL की इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है वो है। तो द IMUL इंस्ट्रक्शन हैज 3 ऑपरेंड्स इन विच द फर्स्ट ऑपरेंड इज द डेस्टिनेशन, कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है ये आपका डेस्टिनेशन है। सेकेंड 2 ऑपरेंड आर सोर्स ऑपरेंड, इन 2 ऑपरेंड्स को हम सोर्स ऑपरेंड का नाम देंगे। ये एक सिंगल आपका डेस्टिनेशन होगा और ये जो 2 ऑपरेंड्स हैं ये आपके सोर्स ऑपरेंड हैं। तो जब आप IMUL की इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट लिखेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 आपने ऑपरेंड्स यूज किए हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका डेस्टिनेशन है, बाकी जो 2 होंगे वो डेस्टिनेशन, वो आपके सोर्स होंगे। होगा ये कि 5 जो है ये EBX के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हम सेव कर रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे EAX अकाउंट रजिस्टर के अंदर। स्टूडेंट की इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुई कि IMUL की इंस्ट्रक्शन 3 ऑपरेंड है, मूव की इंस्ट्रक्शन में 2 ऑपरेंड है, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन में आपका 1 ऑपरेंड है, और सेट कैरी की इंस्ट्रक्शन में आपका कोई भी ऑपरेंड नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके ऑपरेंड्स जो हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स मीन कि जहां हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ऑपरेंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं? वो 4 टाइप के आपको यहाँ पर नजर आ गए। एक वो जहाँ पर 9 ऑपरेंड है, एक वो जहाँ पर 1 ऑपरेंड है, फिर एक वो जहाँ पर 2 ऑपरेंड्स हैं, फिर एक हमने वो देखा जहाँ पर 3 ऑपरेंड्स हैं। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेंड्स हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से वो कितने टाइप के मौजूद है हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपने पॉइंट गेट कर लिया। अब हम कमेंट्स की बात करते हैं। सम लैंग्वेज में अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं तो स्टूडेंट कमेंट्स आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं हाई लेवल का, चाहे आप कोई कोड लिख रहे हो, तो कोई भी जो
आपके पास अननोन पर्सन है जिसने आपके प्रोग्राम को रीड करना है, तो आप अगर आपने उसमें अच्छा प्रोग्रामर या कोडर वही होता है जो प्रोग्राम के साथ साथ उसकी कमेंट्स लिख रहा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो उसके दो एडवांटेज होते हैं। एक तो ये कि आपके पास अगर लेट्स सपोज कि अगर आपने कोड को दोबारा से रिव्यू करना है, उसमें डीबगिंग वगैरह को चेक करना है, तो आपको पता होगा कि ये जो मैंने डिफरेंट टाइप के मैंने फंक्शन डिफाइन किए हैं, ये किस पर्पज़ के लिए डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट या फिर कोई भी जो अननोन पर्सन है वो आपके कोड सोर्स कोड को अगर उसने रीड करना है प्रोग्राम, तो वो इजीली उसको रीड कर सकेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो इंस्ट्रक्शन इसने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं, ये इंस्ट्रक्शन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं। तो कमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट वे फॉर राइटिंग प्रोग्राम टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम डिज़ाइन टू अ पर्सन रीडिंग द सोर्स कोड। तो कोई भी पर्सन जो है उसको सोर्स कोड को रीड करेगा, तो अगर कमेंट आपने लिखे हैं तो आपका वेल जो है वो प्रोग्राम होगा। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अ टिपिकल इंक्लूड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिस्टिंग। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई भी ऑफिशियल जब आप कोई आप सम लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर आप सी प्लस पर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आपको चाहिए कि स्टार्ट पे जो है लाजमी तौर पर आपने क्या करना है कि ये डिस्क्रिप्शन एज ए कमेंट के तौर पर आपने लिखनी होती है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम पर्पस आपने स्टार्ट पे आप कमेंट में बताएं कि हम ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं ये किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, ये इसका मकसद क्या है। ठीक है, ये आप बताएं। जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, टेबल्स का आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपका बेहतर प्रोग्राम जो एक एफिशिएंट एक स्टैंडर्ड वे है प्रोग्रामिंग करने का वो यही है कि आप स्टार्ट पे जो है वो कमेंट लिखें। सबसे पहले आप प्रोग्राम का पर्पस बताएं, फिर आप नेम ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड एंड रिवाइज द प्रोग्राम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लिखा और या फिर अगर जिन्होंने रिवाइज किया उनके नेम्स आप मेंशन कर दें। प्रोग्राम क्रिएशन एंड रिवीजन डेट्स, ठीक है, ये होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप स्टैंडर्डाइज आप किसी कंपनी के अंदर आप कोई जो है वो कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम या फिर किसी मॉड्यूल पे आपने कोडिंग की है, तो उसमें इस तरह से स्टूडेंट आपने एक स्टैंडर्डाइज वे में ये इस तरह से लिखना होता है कि प्रोग्राम का पर्पस लिखना होता है, फिर जिन पर्सन ने उसे क्रिएट किया होता है, रिवाइज किया होता है, उनका नेम लिखना होता है, प्रोग्राम क्रिएशन और रिविजन डेट आपने लिखनी होती है, फिर टेक्निकल नोट अबाउट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, तो वो आपने बेसिकली स्टार्ट पे लिखना होता है। इसके अलावा इन बिटवीन कोड भी आप कमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका बता दें, जैसा कि वो कोड लेबल था तो ये आप बता दें कि कोड लेबल क्या होता है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये मेंशन कर दें कि अगर आपके पास टारगेट के आगे अगर आपने कोलन लिखा है, ठीक है, तो आप बता दें कि ये बेसिकली एक कोड लेबल है, ताकि कोई भी पढ़ने वाला जो है उसको रिव्यू करने वाले पर्सन को पता चल जाए कि ये एक कोड लेबल यूज़ हुआ है सम लैंग्वेज के अंदर। तो स्टूडेंट ये कमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सम लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कमेंट लिखने हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग अ कमेंट। अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो आपने क्या करना है, सेमीकोलन के साथ सेमीकोलन, और अगर आप एक सिंगल लाइन में अपना कमेंट कोई भी जो है वो लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई ब्लॉक कमेंट लिखना है, ठीक है, आपने कोई ब्लॉक में कमेंट लिखना है मोर देन वन लाइन अगर आपने कमेंट लिखना है, उसके लिए फिर कमेंट का डायरेक्टिव हम यूज करते हैं। स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये देखें एक मैंने ब्लॉक डिफाइन किया, ये डिफाइन करना था, दिस इज लाइन ऑफ कमेंट, दिस इज, यानी कि 15 से 20 लाइन आपने लेट्स सपोज के कमेंट लिखना है, तो आपने करना है कि कमेंट का डायरेक्टिव इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप यूजर डिफाइन एक सिंबल, आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर सेमीकोलन यूज कर लें, एट द रेट ऑफ का सिंबल यूज कर लें, क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज कर लें, आपकी अपनी यूजर डिफाइन सिंबल होगा। उसको असेंबलर जो है, लेकिन लाजमी तौर पर उसको जिस सिंबल को आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा कमेंट डायरेक्टिव के बाद, लाजमी तौर पर उसी सिंबल से हमने अपने कमेंट लिखने के बाद, ब्लॉक ऑफ कमेंट लिखने के बाद उसको क्लोज करना है। तो स्टूडेंट ये जो है बेसिकली आपने ब्लॉक ऑफ कमेंट जो है जब आपने लिखना है उसका मेथड ये है, कमेंट का डायरेक्टिव यूज़ करें, उसके बाद यूज़र डिफाइन कोई भी सिंबल आप यहाँ पर लिखें, अपना कमेंट यहाँ पर मेंशन करें, और जो आपने यूज़र डिफाइन सिंबल आपने खुद से लिखा हुआ था उससे फिर अपने कमेंट को क्लोज कर दें। तो ये देखिए एक एग्जांपल ये है शो की है, एक नीचे एग्जांपल शो की है जहाँ पर जो है वो एंड साइन के सिंबल को यूज़ किया गया। आप एंड साइन लिख कमेंट, एंड साइन का सिंबल, फिर अपने कमेंट्स लिखे और एंड साइन के सिंबल से उसको क्लोज किया गया। तो ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स अगर सिंगल लाइन है तो सिंपल, तो उसके लिए तो आप सेमीकोलन यूज़ कर लें। ठीक है, और लेकिन अगर आपके पास ब्लॉक, अगर आपने कमेंट लिखना है, ब्लॉक में कमेंट लिखना है,
तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, कमेंट, आगे यूज़र डिफाइन सिंबल, कमेंट का डायरेक्टली लिखा यूज़र डिफाइन सिंबल, और यहाँ पर अपने कमेंट को मेंशन किया, और उसी सिंबल्स जो आपने यूज़ किया उसी सिंबल से उसको क्लोज कर देना। तो स्टूडेंट ये आपने पॉइंट गेट किया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कमेंट किस तरह से हमने लिखने हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो स्टूडेंट किसी भी ये जो आज हमने पढ़ी है इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट टाइप की, इसमें किसी भी हवाले से किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है किसी इंस्ट्रक्शन के हवाले से, ठीक है, कोड के हवाले से, तो वो मुझसे पूछ ले, सर ये हमें बता दें, रिपीट कर दें किस तरह से। सर अभी तक तो क्लियर है सारा। सबको स्टूडेंट क्लियर है, ये पता चल गया। तो अब स्टूडेंट आपने देखा कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अब उससे पहले अगर आपने सम लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी है, उससे पहले हमें इन बेसिक इंस्ट्रक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें पता होंगी जब आपको पता होगा कि ये हम मूव लिख रहे हैं, ये असेंबली की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली है क्या, ये हम यहाँ पर आगे जो है वो बाइट लिख रहे हैं, डबल वर्ड लिख रहे हैं, इन्हें असेंबली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब उनको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी, सम लैंग्वेज में कोड लिखा होगा फिर आपको मसला नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये इन सेक्शंस को जो है वो आप वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको करवा रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं है क्या, ये कोड लेबल्स क्या होता है, डाटा लेबल्स क्या होता है, इसमें कंप्लीट जो है। तो स्टूडेंट आपको ये जो स्लाइड है ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं, तो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पॉइंट्स जो हैं वो कैसे, या सम लैंग्वेज में हम कोड किस तरह से लिखते हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर हो